हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मैं श्री कृष्ण एजुकेशनल एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं आपको अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट के बारे में समझाना चाहूँगा। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स क्यों बनाना चाहिए, ये सब के बारे में भी समझाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है कि अकाउंट्स क्यों बनाना चाहिए। अकाउंट्स किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाना पड़ता है कि बिजनेस जब चल रहा है तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो सबको जानने के लिए हम लोग को एक खाता वही बनाना पड़ता है। हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से कि खाता बनाना चाहिए, जिससे हम लोग पता चलता है कि हम लोग के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो अगर मान लीजिए ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हम लोग कट ऑफ करेंगे, या फिर हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो प्रॉफिट का क्या है, परसेंटेज बढ़ाएंगे कि जो चीज़ हम लोग 10 रुपये में बेचते थे अब प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है 10 रुपये में, तो हम लोग 11 रुपये में बेचेंगे। तो ये सब चीज़ सीखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स बनाना पड़ता है। अब अकाउंट्स बनाना पड़ता है तो अकाउंट्स में क्या क्या होता है ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। पहले तो अकाउंट्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा। फिर हम लोग उस चीज़ का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या कैसे करना पड़ता है अकाउंट्स में। तो इसका हम लोग एक समरी लेते हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या होता है। तो अकाउंट्स हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम लोग का ये बताता है आपका कितना प्रॉफिट है फर्म का या लॉस है। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ता है, वो एक अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। ये जब पूरा चेन है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या आता है, फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, सेकंड स्टेज में, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, मान लीजिए कि आप 10 रुपये, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। आप आज एक तो पेन खरीद के लाए, तो पेन खरीद के लाए तो आप कहीं से लिए होंगे तो 5 रुपया का क्या लिए होंगे, एक पेन का 5 रुपया पड़ा। तो वो जो स्लिप दिया होगा जहाँ से आप खरीद के लाए 5 रुपया, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उससे क्या है, आपको अब अपना बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो आप पेन खरीद के लाए वहां से जो आपको स्लिप मिला, दैट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। अब उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ नोट करते हैं, ट्रांजेक्शन आर नोटेड इन जर्नल। जर्नल क्या होता है, इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे। जर मतलब क्या होता है, डेली। जर मतलब डेली और नल मतलब ट्रांजैक्शन। डेली का जो ट्रांजैक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो क्या हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट जो आप खरीद के लाए उसमें एक चिट्ठी दिया होगा कि आपका 5 रुपया पड़ा एक पेन का, वो हो गया हम लोग का सोर्स डॉक्यूमेंट। उससे जो हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में क्या होता है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेली। जर्नल में रिकॉर्ड होता है। तो क्या हुआ कि डेली जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसको कहीं पर हम लोग को नोट करना पड़ता है। तो जो जहाँ पर नोट करना पड़ता है उसको हम लोग का नाम दे दिए हैं जर्नल। अब क्या होता है, जर्नल बना लिए हम लोग। अब जर्नल के बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। लेजर क्यों बनाना पड़ता है, अब मान लीजिए कि आप आज मेरे से परचेज किए 10 रुपया का, किसी और से आप किए 10 रुपया का, किसी और से किए 10 रुपया का। तो आपको पता होना चाहिए मेरे से एक महीना में कितना किए, दूसरे से कितना किए हैं। तो अलग अलग आपको पोस्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब जर्नल से आपको लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। इसको हम लोग डिटेल जब समझेंगे एग्जांपल के थ्रू तो ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा। तो इतना समझ लीजिए कि अगर जर्नल से जो भी चीज़ हम लोग पोस्टिंग कहीं करना है तो वो हम लोग को पोस्टिंग करना पड़ेगा लेजर में। क्यों, क्योंकि उससे क्या पता चल जाता है कि कौन ट्रांजेक्शन कितना बार हुआ है और टोटल अमाउंट कितना हुआ है, वो हम लोग को लेजर में समझ में आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, पोस्टिंग का काम करते हैं कि हम कितना टोटल परचेज किए हैं। परचेज का एक लेजर बना दिए कि हम टोटल कितना परचेज किए हैं, तो हमको पता चल जाए। जर्नल में क्या है, हम लोग जर्नल एंट्री करते जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा टोटल कितना कर रहे हैं। तो उसको अगर हम पोस्ट कर दे रहे हैं लेजर में तो हमको पता चल जाएगा मंथ एंड में या ईयर एंड में कि कितना हम इस साल परचेज किए हैं कितना नहीं। जर्नल से क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, उससे हमको एक बार समरी नहीं मिलेगा। पोस्टिंग की वजह से लेजर से हम लोग को समरी मिल जाता है कि कितना हम लोग किए। और वो जो समरी मिलता है पोस्टिंग की वजह से, उसको फिर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। जो लास्ट का बैलेंस बच जाता है, मान लीजिए परचेज किए होंगे हम लोग साल भर में 50 लाख का, तो ये जो टोटल 50 लाख का साल भर में किए हैं ये मिलता है फिगर हम लोग को लेजर से। और वो 50 लाख हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में। सेल मान लीजिए हम लोग टोटल करते हैं 60 लाख का, तो ये लेजर से हम लोग 60 लाख का बैलेंस मिल जाता है। उस बैलेंस को हम लोग
अकाउंटिंग के पॉलिसी होता है उसमें हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं कि इतना बैलेंस बचा मेरा लेजर से। मान लीजिए हम कैश मेरा था ओपनिंग में 8 लाख, ड्यूरिंग द ईयर प्लस माइनस होते रहा और लास्ट में बच गया 6 लाख। तो ये 6 लाख जो बैलेंस बचा इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस में बहुत चीज क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, कुछ हम लोग देखते हैं कि मिस आउट हो गया है। अब जब ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस आउट हो जाता है तो हम लोग को उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये भी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी ये समझ जाइए कि जो चीज छूट जाता है लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग के टाइम पे, तो उसका हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। एडजस्टमेंट होने के बाद फिर हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कि अब जो आया वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रहा, इसमें करेक्ट फ्री ऑफ ट्रायल बैलेंस रहा। इसके बाद क्या होता है, हम लोग क्लोजिंग एंट्री में आते हैं। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? एक अकाउंटिंग ईयर होता है, उसी में हम लोग को पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। जनरली इंडिया में प्रैक्टिस है 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में भी बहुत कुछ होता है कि एंट्रीज मारना पड़ता है, जो कि क्लोजिंग एंट्रीज के नाम पे जाना जाता है। ये एंट्रीज कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं होती है, ये भी एक तरह की जनरल एंट्रीज ही होती है। लेकिन क्या होता है कि आपको पूरा उस साल का कितना प्रॉफिट कमाए हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब सहायता लेना पड़ता है। वो क्लोजिंग एंट्रीज मारते हैं तो फिर हम लोग का क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या बनाना पड़ता है, एक तो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड पीएल अकाउंट, इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी बोला जाता है। ये तीनों चीज बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में हम लोग समझे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो पहला आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ये अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ ए ट्रांजेक्शन हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। जर्नल में जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर में क्या होता है, हम लोग पोस्टिंग करते हैं। जो पोस्टिंग का फाइनल फिगर आता है उसको हम लोग ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में भी क्या होता है, कभी कभी कुछ छूट जाता है तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग एंट्रीज का इफेक्ट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस साल जितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसके चलते हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज का देना पड़ता है। और फिर फाइनली बन जाता है हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे क्या होता है हम लोग का फर्म का कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, हम लोग के पास अभी नेटवर्थ मतलब बैलेंस शीट में कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, सबको डिटेल पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट में क्या आइटम आता है, सब चीज पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक चीज है ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनता है, ट्रेडिंग पीएल बनता है और नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। तो फिर क्या होता है, इससे हम लोग को फर्म में कितना पैसा है, कितना इस साल कमाए, कितना इस साल हम लोग खर्चा कर दिए, कितना हम लोग इस साल सेल किए हैं, सब चीज का एनालिसिस हम लोग को मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सब चीज जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो रिकॉर्डिंग हुआ तो फिर पोस्टिंग होगा, फिर आगे चलते चलते जाके बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। अब हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग अकाउंट्स का सम्स करेंगे तो हम लोग को ये एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा हम लोग को मनी के हिसाब से ही करना पड़ेगा कि कितना पैसा आया गया। इसमें कोई सेंटिमेंट्स का भावना नहीं रहता है। कभी भी अकाउंट्स का सम्स करना है तो आपको सेंटिमेंट्स को अलग रखना पड़ेगा। हम लोग को हमेशा देखना पड़ेगा इससे क्या मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है या मॉनेटरी लॉस हो रहा है फर्म को या कंपनी को, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन है, या फर्म रहा तो फर्म, कंपनी रहा तो कंपनी। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि हमेशा भी अकाउंट्स का सम्स करते समय याद रखना पड़ेगा कि वो मनी से कितना रिलेटेड है। मनी से कितना रिलेटेड है तो ही हम लोग को इसमें रिकॉर्ड करना है। सोर्स डॉक्यूमेंट तभी माना जाएगा। अब मान लीजिए क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी है, वो 100 रुपये का जाके सामान खरीदा, तो क्या हुआ, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? हाँ, रिकॉर्ड होगा। अब मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें मान लीजिए कि कोई एक आपका मैनेजर है, बहुत दिन से अकाउंट्स का काम संभाल रहा है। फिर क्या हुआ, अचानक से उसका डेथ हो जाता है। अब अचानक से डेथ हो जाता है तो वो भी क्या है, एक तरह का बहुत बड़ा लॉस है आपके फर्म में कि वो आपका पूरा काम समझा हुआ था, तो उसको काम करने में बहुत ईजी रहता था।
अब कोई नया आएगा तो फिर दिक्कत होगा उसको। तो क्या हुआ, मरा तो उसको कहीं हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो मरा उसके लिए हम लोग उसके परिवार को कुछ पैसा देते हैं, वो हम लोग जरूर नोट करेंगे। लेकिन अगर वो मरता है तो उसका कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, वो अकाउंट्स के पर्पस में नहीं आएगा। इसी के रिलेटेड एक कंसेप्ट भी आता है अकाउंट्स में, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो और हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग इसके आगे अकाउंट्स का कुछ थ्योरी और भी पढ़ते हैं कि क्या होता है कैसे होता है अकाउंट्स में। फिर हम लोग पढ़ने जाएंगे जर्नल का भी एक चैप्टर होता है, लेजर का भी चैप्टर होता है, वो सब एक एक धीरे धीरे चैप्टर्स करेंगे। तो पहले और भी थोड़ा सा थ्योरी समझा लीजिए, जिससे कि हम लोग जब पढ़ेंगे सम्स करेंगे जर्नल के तो हम लोग का कंसेप्ट क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो हम लोग कुछ दूसरा पढ़ते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर। कौन होता है अकाउंटिंग का, जो हम लोग अकाउंट्स करते हैं उसको कौन एनालिसिस करता है, कौन देखता है, किसके लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो हो गया यूजर्स। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। पहला है कि ट्रांजेक्शन विच इफेक्ट फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियली इफेक्ट करता है वो ट्रांजेक्शन को हम लोग लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि जो मॉनेटरी टर्म्स का ट्रांजेक्शन रहता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो वही अब कि जो इफेक्ट करता है फाइनेंशियली उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन होता है उसको क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग क्या होता है, तो मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अलग अलग चीज कर रहे हैं, तो अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको क्लासीफाई करने का काम क्लासीफाइंग करता है अकाउंटिंग। उसको कौन सा लेजर में डालना है, कैसा नेचर है, सब को क्लासीफाई करता है। फिर उसको समराइज फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाता है। ट्रायल बैलेंस क्या किया, जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, क्लासीफाई करते हैं लेजर में, उसको समराइज फॉर्म में करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ये 3 काम है अकाउंटिंग का। फिर क्या हम लोग वही पढ़ा कि रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, जो मॉनेटरी टर्म्स का होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन जो नहीं होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जो प्रॉफिट या लॉस आता है या ऐसा कुछ भी होता है तो उसको इतना इजी वे में निकालना पड़ता है कि जो भी यूजर, जो मतलब कि आदमी देख रहा है, उसको इजीली समझ में आ जाए कि ये फर्म में क्या है, प्रॉफिट है या फर्म में लॉस है, उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे, इसलिए उसको इतना इजी वे में करता है। वही लिखा इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन रिजल्ट का रहता है उसको इजी वे में लिख देना पड़ता है कि जो भी यूजर इसको पढ़ रहा हो उसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या होता है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन टू अवॉइड ओमिशन ऑफ फ्रॉड। क्या होता है कि कभी कभी गलती हो जाता है, ओमिट हो जाता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का कि उसको पूरा ट्रांजेक्शन देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको लिखना है। कि क्यों लिखना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन छूटे नहीं। मान लीजिए अब 1 करोड़ का कुछ कैश विड्रॉ कर लिए बैंक से, अब वो अकाउंट्स में हम लोग लिखना भूल गए, तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन गलती हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए अकाउंट्स में सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर नेट प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में हेल्पफुल है कि जब अकाउंट्स बन जाता है हम लोग फर्म पे कितना नेट प्रॉफिट है या लॉस है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट, कि फर्म में कितना कैपिटल है, कितना लोन है, कितना फिक्स एसेट है, कितना करंट एसेट है, सबके बारे में अभी इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। करंट एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चल जाता है, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से पता चल जाता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर। यूजर कौन है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। फिर ये हम लोग को बताता है कि फर्म में कितना ग्रोथ है या बिजनेस में कितना लॉस है, डिक्लाइन कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है। तो ये भी हम लोग अकाउंट से पता कर सकते हैं कि बिजनेस में क्या ग्रोथ पे है या बिजनेस डिक्लाइन में जा रहा है। अगर डिक्लाइन में जा रहा है तो उसको हम लोग को सुधारना है, इसलिए क्या क्या इंसेंटिव लेना है हम लोग को, वो देखना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जिससे हम लोग का बिजनेस ग्रोथ कर जाए। तो पहला हम लोग देखे कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा हम लोग देखे ऑब्जेक्टिव। अब तीसरा देखते हैं कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ता है। तो इसमें 2 होता है, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में कौन कौन आ गया, ओनर, मैनेजर और एम्प्लॉयज। ओनर कैसे, क्योंकि वो पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, तो उसको भी तो पता चलना चाहिए कितना है। मैनेजर जो मैनेज कर रहा है उसको भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो काम कर रहा है सही हो रहा है कि नहीं। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय को इसलिए बेनिफिट होगा कि अगर अच्छा रहेगा फर्म तो उसका सैलरी इंक्रीज होगा, इंसेंटिव उसको ज़्यादा मिलेगा, बोनस मिलेगा, लेकिन इसलिए उसको इफेक्ट करता है। अब एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आ जाते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या फ़र्क है, गवर्नमेंट को इसलिए फ़र्क है कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा टैक्स लेगा। इंडिया में तो क्या है, टैक्स पूरा मिलता है,
इसलिए गवर्नमेंट में क्या है कि अगर आपको टैक्स देखना है तो इसलिए गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है कि कितना उसमें प्रॉफिट हुआ, कितना वो टैक्स दिया या नहीं दिया है। लेंडर्स, बैंक जो लोन दिया है उसको ये पता होना चाहिए ना कि मेरा हम जो लोन दिए वो हमको मिल जाएगा कि नहीं वापस। अगर उसको वापस ही नहीं मिलेगा, उसका कंडीशन बहुत खराब है, तो फिर वो बैंक उतना पैसा उसको काहे देगा। कोई भी बिजनेस में बैंक देता है लोन तो उससे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मंगा लेता है कि उसके पास कितना कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में मेरा लोन रिपेमेंट कर दे। और क्रेडिटर्स, आपको उधार में कितना पैसा दे गया कोई आदमी, आपको परचेज कर रहे हैं तो आपको कितना उधार देगा, तो उसके लिए भी इन लोग को भी पता होना चाहिए कि आपका क्या है फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उस हिसाब से उन लोग आपको क्रेडिबिलिटी देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एसेट मिला के 2 करोड़ है, तो वो जान रहा है कि आप अगर लॉस भी जाते हैं तो 2 करोड़ तक का लॉस आप इजीली मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उतना का एसेट आपके पास है। तो इसलिए उन लोग भी उसी हिसाब से आपका क्रेडिबिलिटी डिसाइड करता है और आपको उतना ही का माल उधार में देगा जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन चलते रहे और परचेज सेल होते रहे। और एक टाइम लिमिट भी देता है कि आपको इतना दिन में रिपेमेंट करना पड़ेगा, तो वो सब भी चीज़ देखता है कि आप कितना बार जो इससे काम कर रहे हैं उसको कितना दिन में रिपेमेंट कर रहे हैं। तो इससे आपका क्या होता है, क्रेडिबिलिटी पता चल जाता है। तो कैसे कैसे फायदा होता है, पहले ओनर को कितना प्रॉफिट कमाया कि नहीं, मैनेजर एक तरह से ओनर ही मान लेते हैं। एम्प्लॉयज को क्यों, क्योंकि उसको बोनस इंसेंटिव मिलेगा। गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, बैंक को जो लोन दिया वो रिपेमेंट पे होगा कि नहीं हो पाएगा उसके लिए देखता है वो लोग। और क्रेडिटर्स आपका क्रेडिबिलिटी जानने के लिए देखता है कि आप उसको जितना आप उधार देंगे वो आपको रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके आगे में हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं, कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसके बाद आगे की क्लास हम लोग करेंगे। तो अब कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ओनर कौन हो गया, जो बिजनेस चला रहा है, जिसने अपना पैसा लगाया है बिजनेस में, वो हो गया ओनर। तो कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल जो अमाउंट ओनर लगाता है बिजनेस में फॉर रनिंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्या होता है, मान लीजिए हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा हमको लगाना पड़ेगा पहले, फिर हम लोग किसी से लोन लेंगे या कुछ भी करते हैं। तो जो कैपिटल ओनर लगाता है बिजनेस में उसको कहते हैं कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या होता है, फर्म जिसे ओज करता है, जिसको फर्म को पैसा बाद में देना पड़ता है। तो क्या हो सकता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बैंक से क्या किया बोलते हैं कि बैंक हमको लोन चाहिए, हमको बिजनेस चलाना है, तो वो जो लोन हमको दिया है उसको हमको बाद में रिपे करना है। तो जो अमाउंट फर्म को रिपे करना रहता है, बिजनेस को रिपे करना रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। और एक तरह से क्या होता है लाइबिलिटी, अगर मान लीजिए हम किसी से परचेज किए, उसको हम बोले कि आज हम तुमसे ये सामान ले रहे हैं, हम तुमको 10 दिन बाद पैसा पेमेंट कर देंगे। तो 10 दिन का जो टर्म है तो उसको भी तो 10 दिन बाद पेमेंट करना होगा फर्म को, तो 10 दिन नहीं दे रहे हैं इसलिए वो हम लोग का तब तक लाइबिलिटी हो गया। जिस दिन हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे तो वो हम लोग लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक हम लोग उसको पैसा नहीं देते हैं तब तक वो हम लोग के लिए लाइबिलिटीज हो जाएगा। क्यों, हमको उसको पैसा वापस करना है। वापस पैसा करना क्यों, क्योंकि उससे हम लोग गुड्स परचेज किए हैं इसलिए पैसा उसको देना है। एसेट क्या हो गया, कोई भी प्रॉपर्टीज, मान लीजिए हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस क्या होगा कि हम कहीं बिल्डिंग में कर रहे होंगे, वो बिल्डिंग चाहे तो मेरा भी हो सकता है या भाड़ा का। सपोज कीजिए फर्म का बिजनेस का है, तो जब बिजनेस का है तो वो एसेट हो गया। हम लोग वहाँ पर फर्नीचर लाए और भी टूल्स लगाए, तो वो क्या हो गया, जो फर्नीचर लगाया वो भी हम लोग का एक तरह से एसेट हो गया। क्यों, वो हम लोग का प्रॉपर्टी हो गया। अब जब भी हम लोग छोड़ेंगे, बिजनेस खत्म करेंगे या सेल ऑफ करेंगे, तो वो फर्नीचर को भी हम लोग को सेल ऑफ करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, एक तरह से एसेट हो गया फर्म का या बिजनेस का। फिर हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, मान लीजिए हम लोग डे टू डे रनिंग में खर्चा करना पड़ता है। क्या खर्चा करना पड़ता है, मान लीजिए ट्रैवलिंग करना पड़ता है, किसी को हम लोग कमीशन देना पड़ता है कि सेल किया तो हम लोग कमीशन दे रहे हैं। और भी बहुत तरह का खर्चा हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, सब हम लोग को बिल का जो है खर्चा देना पड़ेगा। तो जो भी खर्चा हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। तो वही लिखा हुआ है, कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस इज नोन एज एक्सपेंस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल। लाइबिलिटी फर्म ओज टू द आउटसाइडर, जिस आउटसाइडर से जो हम लोग लोन लिए हैं या फिर क्रेडिट लिए हैं
वो हो गया लायबिलिटी। एसेट क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग रिसीवेबल फ्रॉम आउटसाइडर। अब क्या हुआ, हम लोग किसी को सेल किए हैं, जब हम लोग सेल करते हैं किसी को, वो बोलता है कि आज हम पैसा नहीं दे पाएंगे। जैसे हम लोग परचेस किए तो हम लोग बोल सकते हैं, तो जिसको सेल किए हैं वो भी तो हम लोग को बोल सकता है कि आज पैसा नहीं दे पाएंगे। तो जब हम लोग को देगा तब तक के लिए वो हम लोग का एक एसेट बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब हम किसी से पैसा पाते हैं, सेल किए हैं, उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। और जब हम परचेस करते हैं क्रेडिट में तो उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। एक्सपेंस हो गया कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। जो खर्चा हम लोग कुछ सामान बनाने में या फिर सेल करने में करते हैं तो उसको हम लोग बोल दिए एक्सपेंस। जैसे टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, कमीशन एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, और भी बहुत तरह का एक्सपेंस होता है, डिटेल पढ़ेंगे बाद में। इनकम, इनकम क्या हो गया, कोई भी हम लोग रेवेन्यू कमाते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस जितना काट लिए फिर जो हम लोग का बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। तो इसमें एग्जांपल हो सकता है कमीशन रिसीव्ड। मान लीजिए हम लोग भी कमीशन का बिजनेस करते हैं, तो जो सेल कुछ किए तो उसका जो कमीशन रिसीवेबल आया तो वो हम लोग का इनकम हो जाता है। तो ये 5 चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी का ही थ्योरी में पूरा जो है अकाउंट्स इसी पर डिपेंड करता है, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, इनकम। और भी 2 चीज होता है डेबिट क्रेडिट, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये 7 चीज हम लोग ऐसा याद रखना है, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। अब एसेट के बारे में हम लोग जान लिए। एसेट कितने तरह का होता है, 5 तरीके का होता है। फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट और वेस्टिंग एसेट। फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल और वेस्टिंग। फिक्स एसेट क्या हो गया, फिक्स एसेट जो हो गया, जो एसेट को हम लोग 1 साल से ज़्यादा तक यूज कर सकते हैं, वो हो गया फिक्स एसेट। जैसे अब हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग क्या हम लोग डे टू डे रनिंग में बेच देते हैं, क्या नहीं बेचते हैं, उसी में रहते हैं या उसी से बिजनेस करते हैं और वो चलते रहता है 2 साल 3 साल 4 साल। कभी कभी होता है कि बेच देते हैं, लेकिन वो स्टोर क्या है, वो हम लोग बिजनेस का पार्ट है। किस पार्ट है कि वो हमेशा कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 साल के अंदर में ही बेचेंगे, 5 साल 10 साल बाद बेचते हैं। तो ये जो भी बड़ा मतलब 1 साल से ऊपर का एसेट हो गया उसको हम लोग बोल दिए फिक्स एसेट। एग्जाम्पल बिल्डिंग ले लीजिए, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब जो मशीन खरीदते हैं क्या 1 साल में उसको बेच देते हैं क्या, तो यही हो गया कि जो भी हम लोग लेते हैं यूज करते हैं 12 महीना के ज़्यादा, उसको हम लोग कह दिए फिक्स एसेट। करंट एसेट क्या हो गया, जो 12 महीना तक ही के लिए यूज करते हैं और वो रिवॉल्विंग इन नेचर होता है। जैसे कि कैश, आज जो कैश आया वो कैश क्या हमेशा हम लोग के पास रहेगा, नहीं भी रह सकता है, क्यों कल कुछ परचेज किए हैं वहाँ पेमेंट कर दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट कि वो 12 महीना तक नहीं रहता है। फिर टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट क्या हो गया कि इसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी एसेट बिल्डिंग है उसको हम लोग देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है देख सकते हैं, फर्नीचर फिक्सर है देख सकते हैं। ये जो हम लोग टच कर सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट। और जो चीज़ हम लोग टच नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। इसका एग्जांपल हो गया गुडविल। क्या होता है, कभी कभी आपका रेपुटेशन, रिलायंस का एक बहुत बड़ा रेपुटेशन है मार्केट में, उसको अगर मान लीजिए कुछ भी काम करना है ना, वो बस अपना ब्रांड वैल्यू से ही वो आपको बेच देगा सामान। 100 रुपये का भी सामान वो 500 में बेच सकता है। अभी जैसे आप देखते होंगे बिग बाजार, ये सब उन लोग कुछ भी आइटम को बेच देता है, वहाँ से आदमी ले लेता है, क्यों, क्योंकि वो अपना ब्रांड बना लिया। तो ये ब्रांड जो हुआ वो क्या हुआ, वो एक तरह का इंटेंजिबल एसेट हो गया। वो भी एक एसेट है क्योंकि उससे क्या है, उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है कंपनी को। बिग बाजार कैसे चल रहा है, नाम से चल रहा है। स्पेंसर्स क्या है, नाम से चल रहा है। डी मार्ट क्या है, नाम से चल रहा है। तो ये सब जो नाम से चल रहा है, नाम क्या, ब्रांड हो गया, ब्रांड से चल रहा है। तो इसी की वजह से इसको हो गया इंटेंजिबल एसेट कि वो ब्रांड से भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और वेस्टिंग एसेट क्या हो गया, वेस्टिंग एसेट ऐसा एसेट हो गया जो टाइम खत्म हो रहा है तो वो एसेट का भी आपका खत्म हो रहा है। जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, आप मान लीजिए 12 साल का लीज में एक प्रॉपर्टी खरीदे हैं, ठीक है, 12 साल का जो प्रॉपर्टी में आप लीज लिए हैं वो अब 3 साल हो गया, तो अब कितना साल बचा, 9 साल बचा। तो वो उस तरह का जो एसेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट
कि लैप्स ऑफ टाइम के साथ वो एसेट खत्म होते जा रहा है। तो इस तरह का एसेट में हम लोग कहाँ पर देखने मिलेगा ज़्यादा? माइंस क्या होता है, ज़्यादातर लीज में मिलता है, तो ये सब एसेट वहाँ पर काम आता है। अब लाइबिलिटीज में आ गया नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ये हो गया ग्रेटर देन 12 मंथ्स वाला लाइबिलिटीज, जो 12 महीना के बाद हम लोग को रिपे करना पड़ेगा, और ये विद इन 12 मंथ्स में जो रिपे करना पड़ता है उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। विद इन 12 मंथ में जो मिल जाता है, रिकवरेबल रहता है, वो करंट एसेट। जो 8 साल से ऊपर रहता है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। अब कुछ और टर्म्स देख लीजिए। डेटर्स क्या हो गया? जिसको हम लोग क्रेडिट सेल किए और उससे हम लोग को पैसा मिलने वाला है, तो वो हो गया हम लोग का डेटर्स। और क्रेडिटर्स क्या हो गया? जिससे हम परचेज किए हैं क्रेडिट में। मान लीजिए हम राम से परचेज किए हैं, राम को पैसा देंगे 10 दिन बाद, तो राम हम लोग के लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। गुड्स क्या हो गया? जो सामान हम लोग खरीदते हैं। स्टॉक जो हम लोग के पास बचा हुआ रहता है, मान लीजिए हम कुछ खरीदे हैं, कुछ बेच दिए हैं, और जो गुड्स बचा हुआ है अभी हम लोग के पास, उसको बोलते हैं स्टॉक। प्रॉफिट और लॉस जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और ड्राइंग्स क्या हो गया? जब कैपिटल लगाया है वो कुछ अमाउंट चाहेगा ना कि वो भी अब हर साल अपना उठाते रहे बिजनेस से, तो जो ओनर विड्रॉ करता है अमाउंट फ्रॉम बिजनेस इज नॉन एज ड्राइंग्स। तो आज का हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।